हेलो एवरीवन। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इज एक तरह से बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो 3D में उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जब तक आपको उसकी 3D रिप्रेजेंटेशन के मैकेनिज्म हुआ, तो टॉप साइड से अटैक हो रहा है या बॉटम से अटैक हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, डिफरेंट कंपाउंड बने, जब तक आप चीज़ों को 3D में समझेंगे नहीं तो बेसिक जो आपकी स्ट्रेंथ है ना ऑर्गेनिक में, वो कभी डेवलप नहीं होगी। तो स्टीरियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं एज अ सेपरेट चैप्टर यहाँ पर ट्रीट करूँगा, बिकॉज एनसीईआरटी में तो स्टीरियो केमिस्ट्री को हवा में उड़ा दिया गया है, पर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो हम भी उसी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे टॉपिक को। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो इमेज है, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स। दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, क्या दोनों में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? मतलब एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर ही तो लग रहा है, ये है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एग्जैक्टली सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फर्क क्या है? एक ही स्ट्रक्चर को उल्टा करके रख दिया गया क्या? कैसा है? मे बी, चलो देखते हैं। अब दोनों स्ट्रक्चर देखने में एग्जैक्टली एक जैसे लग रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं, पर जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है, इट इज यूज एज अ पेन किलर, ठीक है। और ये जो राइट वाला कंपाउंड है, इट इज यूज एज एंटी कफ मेडिसिन। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। पेन किलर की जगह आपने एंटी कफ मेडिसिन खा ली तो क्या होगा? तो दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या आया? फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिस तरह से वो कनेक्ट हुए आपस में सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि स्पेस में ग्रुप किस तरह से अटैच हुए हैं। अब अगर देखो, ये वाला जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम पलटते हैं, ठीक है, फ्लिप कर दें इसको हम 180 डिग्री पे, तो क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्रंट में है, जब इसको 180 डिग्री पे फ्लिप करोगे ये बैक में चला जाएगा, पर यहां तो ये फ्रंट में रहा, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि फ्लिप करने पे क्या होगा। ये वाला बॉन्ड भी फ्रंट में है, ये डॉटेड में आ जाएगा, ये वाला बैक में है, ये फ्रंट में आ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला भी फ्रंट में रहा, ये बैक में ही रहा, ये वाला फ्रंट में रहा। इट मीन्स फ्लिप करने से नहीं आया ये। तो मीन दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो हैं, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है। तो आइसोमर तो हुए, पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, क्योंकि इनमें कोई चेन का डिफरेंस नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं है, पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो मीन्स स्पेस। तो स्पेस में किस तरह से ग्रुप्स लगे हुए हैं, कहां फ्रंट में लगा है, कहां वो बैक में लगा है, तो स्पेस में अरेंजमेंट के डिफरेंस से जो आइसोमर जनरेट होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री। जस्ट स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। अब इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस, अब कभी आपने घास खाया? मान लो आप कच्चा घास खा लो गाय की तरह, तो क्या होगा? नहीं पचेगा। वी ऑल नो ग्रास हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। रीजन इज, पर हम सेलुलोज तो खाते हैं। खाते हैं क्या? नहीं। सेलुलोज इज द ग्रास, ठीक है, घास में होता है। हम स्टार्च खाते हैं, आलू खाते हो आप, चावल खाते हो, स्टार्च होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि अगर आप सेलुलोज को देखें, रिपीटिंग यूनिट वही है। ये जो एक मॉलिक्यूल है यही बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो ज्वाइन कर रहा है वो एक ऑक्सीजन के थ्रू दोनों में लिंक हो रहा है। तो लिंकिंग पार्ट जो वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होते हैं। अब स्टार्च में क्या डिफरेंस है? स्टार्च में भी वही वाला रिपीटिंग यूनिट है, पर जब लिंकिंग हुई ऑक्सीजन के थ्रू, यहां भी वही चीज है। ये पहला वाला बॉन्ड देखो ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब वहां से नीचे की तरफ है। दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। यहां पर ये वाला बॉन्ड वर्टिकल है, ये एक्सियल है, और ये वाला इक्वेटोरियल है। बस इतना सा ही डिफरेंस है।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, पर दोनों बॉन्ड यहाँ इक्वेटोरियल है, यहाँ एक इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल है, इसकी वजह से आपको घास डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, शायद अब आपको थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? दे डिफर ओनली इन द वे एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस। दे हैव आइडेंटिकल आईयूपैक नेम्स, क्योंकि अरेंजमेंट तो सेम है तो आईयूपैक नाम सेम जैसे होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी ऑलमोस्ट। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ अरेंजमेंट डिफर करता है। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच पेयर ऑफ कंपाउंड्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन स्ट्रक्चरल। देखो पहले वाले केस में हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन गिनने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो सेम है, तो ये अल्केन है। अब आईयूपैक नेम सेम है क्या? यहां से नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल, यहां पे 2,4, तो पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है ना। मेन चेन तो 5 कार्बन की है, यहां भी 5 कार्बन की है, तो दीज आर पोजिशनल या पोजीशन आइसोमर्स। ओके, सेकंड में ये क्या है, एक साइक्लिक ईथर है, और ये वाला क्या है, ये अल्कोहल है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है क्या? हाँ, 3 सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। सी में एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं, तो 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर्स आ गए। डी में क्या है, 1,2 साइक्लोब्यूटेन मतलब डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहां भी 1,2 ही है, मिथाइल ग्रुप दोनों में 2 हैं। द डिफरेंस इज इस वाले में एक मिथाइल ग्रुप फ्रंट में है, एक बैक में है, यहां दोनों फ्रंट में है, तो मीन सिर्फ स्पेस में ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफर किया। आईयूपैक नेम सेम आएगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो दीज आर स्टीरियो आइसोमर। तो इस तरह से आपने बेसिक लेवल पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन। तो स्टीरियो आइसोमर्स को एक हम डिफाइन करते हैं कन्फिग्रेशनल और एक कन्फर्मेशनल में। कन्फिग्रेशनल, दे आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल, मतलब दो जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होंगे, एक को आप दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, मतलब बिना कुछ तोड़फोड़ किए इंटर कन्वर्ट नहीं होते वो। कन्फर्मेशनल आर इंटर कन्वर्टिबल, उनको इंटर कन्वर्ट आप कर सकते हो। क्लियर? तो कन्फिग्रेशन की हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी जस्ट क्लासिफिकेशन समझ लो। फिर कन्फिग्रेशन में फर्दर एक कैटेगरी आती है इनैंशियोमर्स और एक आता है डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इसमें ना, वो एंटी कफ एजेंट और पेन किलर, वो इनैंशियोमर थे। वो क्या थे? वो एक तरह से मिरर इमेजेस हैं, पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की होती तो मिरर इमेज है पर नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं इनैंशियोमर्स, और बाकी के सभी डायस्टीरियोमर्स, मतलब जो मिरर इमेज वाला रिलेशन नहीं है उनके बीच में, वो सारे फिर डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? फिर डायस्टीरियोमर्स आगे फर्दर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं। तो ये तो ये एक तरह से इसकी क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। ये आपका एल्केन वाला पार्ट है, तो एल्केन में हम इसको स्टडी नहीं करेंगे फिर, ठीक है? एल्केन वाला पार्ट ये यही हम कवर कर लेंगे। तो कन्फर्मेशंस क्या हैं? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको समझना है, हमारे पास एक रोप है, रस्सी है, अब ये सीधी है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉइल कर लेता हूं। रोप तो वही रही, ठीक है, मैं इसको किसी और शेप में रख लेता हूं, लेट्स से इस तरह से रख दिया, इसका यू बना दिया, ठीक है, कुछ भी करूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, रोप को बेंड कर रहा हूं ना बस। मैं यहाँ स्ट्रेट थी, यहाँ मैंने यू फॉर्म में बेंड किया, मैंने एक रैंडम शेप में बेंड कर दी, यहाँ मैंने इसको कॉइल कर दिया, पर मैंने काटा तो नहीं ना रोप को,
ओके, तो जब किसी चेन के बेंड होने से या बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन से नए नए स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, उनको बोलते हैं कन्फर्मेशंस। इसका एक और एग्जांपल लो। अभी आप लेट अस से खड़े हो जाओ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ ऊपर कर लो। सेकंड केस में दोनों हाथ सेम साइड कर लो। अगले केस में दूसरी साइड कर लो। ये सारी की सारी क्या है आपकी? दीज आर ऑल कन्फर्मेशंस। तो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है ये, पर तोड़फोड़ तो हमने नहीं की कि लेफ्ट वाले हाथ को निकाल के राइट साइड में लगा दिया, राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया। ओके, दीज आर ऑल कन्फर्मेशंस ऑफ द बॉडी। तो कन्फर्मेशन कैसे आती है? जस्ट बाय रोटेशन। तो बेसिक आइडिया क्लियर हुआ। अब देखो, इफ अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, एक दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो 2 फॉर्म क्यों अराइज हो रही हैं? ड्यू टू द रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो उनको, इसको फिक्स करो और इसको घुमा दो, ठीक है। तो एक एटम को फिक्स करके दूसरे को घुमाने से क्या हो जाएगा? एक नया दिखने वाला स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर जो सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन से जनरेट हुए हैं, जिनमें डिफरेंस क्या है? स्पेस में एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट डिफर करता है। दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब बात करते हैं व्हाट इज फ्री रोटेशन। देखो, फ्री रोटेशन, अभी आप पेन तो पकड़ा होगा हाथ में। लेट अस से दिस इज द पेन। ये आपकी पेन की कैप है, ठीक है। अब कैप को पकड़ के रखो और ये जो पेन वाला पार्ट है इसको रोटेट कर सकते हैं ना। कैप को फिक्स करके इसको रोटेट कर सकते हैं। अब अगली बार इस वाले पार्ट को फिक्स कर दो और कैप को रोटेट करो, हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई ना। तो मतलब जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो इस तरह का ओवरलैप है ऑर्बिटल्स में। एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को घुमाया जा सकता है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन अलाउड है, ये वाला एग्जांपल। पर हमने पहले पढ़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन नहीं होती, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप है। एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाया तो ये ओवरलैप टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड में होती है। दैट इज फ्री रोटेशन। क्लियर? नोट कर लिया? अब हम बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड सिलिंड्रिकली सिमिट्रिकल है। एक ऑर्बिटल ऐसे आया, एक ऑर्बिटल ऐसे आया, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके अबाउट ये सिमिट्रिकल होता है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए उसको घुमा सकते हैं। अब घुमाने से देखो क्या होगा। ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन के 3 बॉन्ड, ये कार्बन के 3 बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूं, मैं राइट वाले कार्बन को फिक्स कर देता हूं, इस वाले कार्बन को, ठीक है। और पहले वाले कार्बन को घुमा देता हूं। घुमा के ये वाला जो H नीचे की तरफ लगा था सेम प्लेन में, इसको मैं ऊपर की तरफ ले आया, ठीक है। तो रोटेशन से क्या हुआ? अभी एक नया टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा है ना आपको, थोड़ा तो डिफरेंट लग रहा होगा। क्यों? यहां H के एग्जैक्टली दूसरी तरफ ये वाला H है। अब इस H के एग्जैक्टली यहां सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये फ्रंट में बाहर की तरफ है, ये पीछे है, सेम प्लेन में नहीं है कोई। जो प्लेन वाला था वो ऑपोजिट साइड चला गया। ओके, तो सिर्फ डिफर क्या कर रहा है? दोनों का स्पेस में अरेंजमेंट। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज 2 आर बेसिकली कन्फर्मेशंस। किसकी? इथेन की। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेशन से कन्फर्मेशन जनरेट होती हैं। अब रोटेशन कितनी कर सकते हो? जरूरी है कि ऐसे ही रोटेट करना है? नहीं। इस कार्बन को पकड़ के दूसरे को मैं 0.5 डिग्री से भी रोटेट कर लूंगा तो थोड़ा सा अरेंजमेंट तो चेंज हो ही जाएगा। तो इन्फानाइट है ना, 0.5 पे रोटेट कर लो, 1 पे कर लो, 1.5 पे कर लो, 2.25 पे कर लो, 2.5 पे कर लो। तो देर आर इन्फानाइट अरेंजमेंट्स विच अराइज ड्यू टू द फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो सारी डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं, पर आउट ऑफ देम डिफरेंट कन्फर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी मिनिमा। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मेशन तो इन्फानाइट आ गई, पर उनमें से जो एनर्जी मिनिमम पे रहती हैं, मिनिमम पे जो रहते हैं एनर्जी में, उनको हम स्टडी करते हैं। दे आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशंस इनफाइनाइट होती हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स फाइनाइट होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी मिनिमा वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, क्लियर? नोट कर लिया? फिर हम बात करते हैं कि न्यूमैन और सॉहॉर्स, ये 2 तरीके हैं जिनके थ्रू हम कन्फर्मेशन को स्टडी करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
ये आ गया आपका इथेन, जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा 3D वाला। अब इमेजिन करो हम यहां से देख रहे हैं इसको, ठीक है, इस साइड से बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन के सामने। जब आप यहीं से देख रहे हो तो इस कार्बन के एग्जैक्टली पीछे ये वाला कार्बन होगा, तो ये वाला कार्बन तो आपको दिखेगा ही नहीं, पीछे वाला आपको फ्रंट वाला कार्बन दिखेगा। ये आ गया आपका फ्रंट वाला कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब थोड़ा सा यहां डिफरेंट है, रुको, आंख को थोड़ा इस साइड ले आते हैं, क्योंकि जो हमने डायग्राम बनाया वो इस साइड से देखने वाला बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखा, ये वाला कार्बन जो पीछे आ जाएगा, तो ये वाला कार्बन फ्रंट में आपको दिख रहा है, ये हो गया, क्लियर। अब इस पे क्या है, एक H ऊपर की तरफ लगा है, ये वाला 2H, एक यहां बाहर की तरफ पीछे, ये एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया। और जो पीछे वाला कार्बन था वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको हम एक बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने इस सर्कल से। और उस पर क्या है, 2H, ये कि लेफ्ट में ऊपर को, राइट में ऊपर को, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, और ये वाला नीचे। इस तरह से जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स में कुछ नहीं, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाही की फॉर्म में। तो देखो, ये वाला जो कार्बन है यहां पे आ गया, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और एक वर्टिकली नीचे, ये नीचे वाला हो गया। पीछे वाले कार्बन पे क्या है, इस वाले पे H जो प्लेन में वो ऊपर है, ये वाला, और 2 ऐसे हैं। तो जब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। तो इन दोनों तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो न्यूमैन सॉ हॉर्स पता लग गई ना, ये सिंपल मेथड है। अब अगर हम ये वाला से न्यूमैन ही देख लो, मान लो फ्रंट वाले कार्बन पे ये जो H लगा है और पीछे वाले पे ये जो H लगा है, मतलब एक फ्रंट वाला बॉन्ड लो और एक पीछे वाला बॉन्ड लो, उन दोनों के बीच का एंगल, तो प्रेजेंटली अगर मैं ये एंगल देखूं, दिस इज 60 डिग्री, इसको बोलते हैं डाईहीड्रल एंगल। तो डाईहीड्रल एंगल क्या होता है, एक अगले वाले कार्बन का बॉन्ड और एक पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड, उनके बीच में, ओके। ये वाला भी देख सकते हो आप, सॉरी नहीं, ये वाला नहीं देख सकते, ये तो दोनों फ्रंट वाले हो गए, ये फ्रंट वाला और ये पीछे वाला है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, डाईहीड्रल एंगल 180 डिग्री, क्लियर। फिर क्लॉकवाइज अगर चलना है तो ये फ्रंट वाला और ये पीछे वाला, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 300। तो ये सारे डाईहीड्रल एंगल्स हैं, ओके डन। तो इस तरह से डाईहीड्रल एंगल हम डिफाइन करते हैं। अब अगर इसी केस में, एंगल तो क्लियर हो गए, तो इसको हटा देते हैं। अब इसी केस में अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन, इस कार्बन को फिक्स करके पीछे वाले को रोटेट करूं, तो ये H आगे आएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला थोड़ा यहां आएगा, तो एक नई क्या हो जाएगी, कन्फर्मेशन आ जाएगी, है ना। तो अलग अलग कन्फर्मेशन में आती रहेंगी, आप थोड़ा थोड़ा एंगल पे रोटेट करते रहो। तो अभी ये सारे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, 60 डिग्री के एंगल पे, मैक्सिमम डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जब वो सबसे ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से तो रिपल्शन मिनिमम होती हैं। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि रिपल्शन मिनिमम है। और डाईहीड्रल एंगल कितना था, एक 60 आ रहा था, एक बार 180, एक बार 300। फिर आती है एक्लिप्स्ड। अब एक्लिप्स क्या होता है, एक्लिप्स का मतलब ये है, देखो अब एक्लिप्स में अगर हम 100 हॉर्स में बनाना चाहें, मींस इन तीनों के एग्जैक्टली पीछे वैसे 3 लगे होंगे, एग्जैक्टली वैसे। इसके एग्जैक्टली पीछे ये वाला होगा, इसके एग्जैक्टली पीछे ये वाला है, और इसके एग्जैक्टली पीछे ये वाला है। तो जब आप फ्रंट से देखोगे तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसी दिखेगी, फ्रंट पे ये हो गए 3, पीछे वाले भी यही हो गए, ऐसे हो गए 3, ठीक है। और ये तो है तो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे, पर थोड़ा सा साइड में उसको ड्रॉ करते हैं हम, ताकि पता लगे कि वहां भी कुछ है। तो इस तरह की जो कन्फर्मेशन आएगी, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, की एक ग्रुप के एग्जैक्टली पीछे दूसरा ग्रुप है। तो अब बताओ, ये जो फ्रंट वाला बॉन्ड हुआ और ये पीछे वाला बॉन्ड हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है ना। तो इसमें
ये लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि जब एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे होंगे तो डिस्टेंस मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस में मैक्सिमम रिपल्शन। और डायहेड्रल एंगल या तो 0 आता है या 120 या 240। तो ये होगी दो एक्सट्रीम केस, एक बार सबसे दूर, एक बार बिल्कुल नजदीक। उसके बीच की जितनी भी कन्फर्मेशन आती हैं दैट आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशंस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो स्टैगर्ड, और सबसे अनस्टेबल वो एक्लिप्स्ड है, तो स्क्यू फिर बीच में आएंगी। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशंस। डन। नेक्स्ट कम द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन जनरली ये आपको साइक्लिक कंपाउंड में मिलेगा मैक्सिमम। जैसे ये साइकिल है, 3 कार्बन का रिंग है। अब ये तीनों कार्बन है तो sp3, तो आइडियली इनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, पर यहां पर कितना है? 60 डिग्री। तो जब भी कहीं पे आइडियल एंगल से डेविएशंस आएंगी वहां एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। साइक्लोब्यूटेन है, ये आइडियली 90 डिग्री है, एक्चुअली तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो 90 डिग्री भी 109.5 से तो कम है, तो यहां भी एंगल स्ट्रेन आ गया। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन मेनली साइक्लिक कंपाउंड में होता है। अब टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन को कैसे समझेंगे? इमेजिन आपके पास एक ये टॉवल है, ठीक है। अभी आपने इसको पानी में डाल दिया, बिल्कुल गीला कर दिया है। अब एक एंड पे पकड़ के दूसरे एंड से घुमा दो, ठीक है, क्या होगा? पहली बार थोड़ा सा घुमाओगे तो जोर लगेगा, पानी निकलेगा। अगला वाला जो आप टर्न दोगे उसमें और जोर लगेगा। क्यों? स्टार्टिंग में ये अपनी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में था। अब जब आप उसको एक एंड पे फिक्स करके दूसरे एंड से घुमा रहे हो तो आप उसको थोड़ा अनस्टेबल कन्फर्मेशन में ला रहे हो। तो स्टेबल से अनस्टेबल जाने में रेजिस्ट तो करेगा ना वो, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपको घुमाना पड़ रहा है। तो घुमाने की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज टॉर्जनल स्ट्रेन, क्योंकि टॉर्क से रिलेटेड है। क्लियर? तो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड से जब आप एक्लिप्स्ड की तरफ जाओगे तो आप अनस्टेबल की तरफ जा रहे हो। तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड की तरफ जाने में जो एक स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन, जो स्टैगर्ड में 0 होता है, क्योंकि स्टैगर्ड में सबसे दूर है वो, जितना दूर हो सकता है पॉसिबल। एक्लिप्स्ड में वो सबसे ज्यादा होता है। तो 0 इन स्टैगर्ड फॉर्म एंड मैक्सिमम इन एक्लिप्स। ठीक है, समझना है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आ गया? घुमाने में स्ट्रेन लगेगा, जोर लगेगा, और जितना ज्यादा घुमाओगे उतना और जोर लगता जाएगा। वॉन डर वॉल स्ट्रेन क्या होता है? ये मान लो इस तरह से है। अब ये फ्रंट वाले पे ग्रुप है और ये पीछे वाले का ग्रुप है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में। ये बड़ा बड़ा ग्रुप होगा और ये भी बड़ा बड़ा ग्रुप होगा, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो उनके साइज की वजह से, ग्रुप्स के साइज की वजह से जो उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, रिपल्शन होती है, उससे जो स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड वॉन डर वॉल्स स्ट्रेन। ओके, तो ये 3 टाइप के स्ट्रेन है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट से ज्यादा समझ आएगा क्या है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो कन्फर्मेशन हमने 2 टाइप से पढ़ी। एक तो पढ़ी हमने 60 डिग्री वाली दैट इज स्टैगर्ड, और दूसरी हो जाएगी एक्लिप्स्ड। क्लियर? ये आगे स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, ओके। तो ये आगे कन्फर्मेशन। बाकी ये एक्सट्रीम्स है, मतलब बाकी जो बीच की होंगी वो सारी स्क्यू। अब इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें कि किस तरह से ये एक दूसरे से कन्वर्ट होती हैं, तो यहां वर्टिकल एनर्जी बढ़ रही है और हॉरिजॉन्टल हम यहां पे एंगल बढ़ रहा है। जब एंगल 0 है, कौन सा एंगल है? डाइहेड्रल एंगल है। जब डाइहेड्रल एंगल 0 है तो वो क्या है? एक्लिप्स्ड। फिर पीछे वाले को या आगे वाले को घुमाओ, जब आप 60 डिग्री पर रोटेट कर लोगे तो एक्लिप्स से वो स्टैगर्ड में आ जाता है। तो 60 डिग्री पे आ गया स्टैगर्ड, फिर अगले 60 डिग्री पे फिर से एक्लिप्स में चला गया, फिर अगले 60 डिग्री पे फिर स्टैगर्ड।
तो ऐसे ऐसे कर करके, तो ये एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच का जो एनर्जी बैरियर है वो 12 किलो जूल पर मोल का है। 12 किलो जूल पर मोल इतनी बड़ी एनर्जी नहीं कि रूम टेम्परेचर पे ना मिले, इट इज इजीली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये दोनों कन्फर्मेशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। तो पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। सारे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर यस ये हैं। तो इतनी एनर्जी से ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। समझ आ गया एनर्जी बैरियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन की। अब एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो इथेन में तो थे ही 2 कार्बन, यहां तो 4 है। तो पॉइंट इज एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपको रेफरेंस लेना है। किसको लोगे? जनरली इसमें हम सेकंड और थर्ड को लेते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड वाले को रेफरेंस में ले लिया। तो देखो जो सेकंड वाला कार्बन है इसके ऊपर कौन कौन कनेक्टेड है? एक CH3 2 हाइड्रोजन, और थर्ड वाले पे भी सेम चीज है, एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। तो लेट अस से न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं एक्लिप्स्ड के साथ। ठीक है, ये वाला हो गया फ्रंट वाला कार्बन नंबर 2 और ये पीछे वाला हो गया नंबर 3। तो 2 पे क्या है? एक तो जी CH3 है और 2 है हाइड्रोजन। पीछे वाले पे भी एक CH3 है। तो लेट अस से ये CH3 यहीं पे लगा है, एग्जैक्टली उसके पीछे। फिर इसको अगर हमने 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, फ्रंट वाले को फिक्सर को, पीछे वाले को रोटेट करो, और जरूरी नहीं है कि ये 2 और 3 के रिस्पेक्ट में ही ड्रॉ करने हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 और 2 के रिस्पेक्ट में करो। तो फिर फ्रंट वाले कार्बन पे 3 H होंगे और सेकंड वाले पे होंगे फिर 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफरेंस इज टोटली योर चॉइस। ये होगी 3। अब पीछे वाले को हमने 60 डिग्री पे घुमा दिया था, तो CH3 यहां पे H और यहां पे H। फिर आगे 60 डिग्री पे घुमा दो, तो ये फ्रंट वाला कार्बन और ठीक है, ये हो गया। अब ये फिर से एक्लिप्स्ड आ गया। अब इसको फिर से 60 डिग्री पे घुमा दो, बस घुमाते रहना आपने, ठीक है। यहां पे आगे ठीक है, ये हो गया। काफी है, काफी घूम लिए, ठीक है ना। अब देखो, अब तक हमने पढ़ा सिर्फ स्टैगर्ड और एक्लिप्स। यहां पर क्या है, ये वाला भी एक्लिप्स्ड है और ये वाला भी एक्लिप्स्ड है। तो पॉइंट इज कि ये दोनों तो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर जो एक्लिप्स्ड है इसमें 2 बड़े बड़े ग्रुप एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं, तो इसमें तो रिपल्शन ज्यादा जनरेट होंगी। यहां पर CH3 के साथ H है, तो यहां उतनी रिपल्शन नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल उसमें, या फुल्ली एक्लिप्स्ड बोल दो और इसको पार्शियली एक्लिप्स्ड, या एक और जो एक्चुअल नाम इसका आता है इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड एंटीक्लाइनल। अभी इसके रूट मुंह में मत जाना कि कहां से ये नाम आया, ठीक है, ये बता रहा हूं बस मैं। अब ये 60 डिग्री पे किया ना, अब देखो ये है तो स्टैगर्ड सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है, पर जो बड़े ग्रुप्स हैं मिथाइल, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये वाला भी स्टैगर्ड, पर यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो बताओ कौन सा स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हुआ? ऑब्वियसली ये लास्ट वाला, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो है तो स्टैगर्ड, पर इसको नाम क्या दिया जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड, यहां पे जब दोनों एग्जैक्टली 180 डिग्री पे हैं तो ये हो गया एंटी पेरिप्लेनर।
ठीक है, या इसको सिंपल एंटी भी बोल देते हैं, ठीक है, एंटी कन्फर्मेशन। और ये वाला इसको सिंपल फॉर्म में हम गॉश बोल देते हैं, गॉश बोल दो या इसको बोल दो सिनक्लाइनल, ठीक है। ये एंटी पेरीप्लेनर है या इसको आप एंटी बोलेंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या हो गया, देखो जब स्टैगर्ड दोनों बड़े बड़े ग्रुप साथ में हो तो फुल्ली एक्लिप्स्ड, जब बड़ा और एक छोटा हो तो पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर स्टैगर्ड में जब बड़े बड़े ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे 180 डिग्री पे है तो एंटी, और जब 60 डिग्री पे तो गॉश। बाकी अल्टरनेट नेम आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एंटी, क्योंकि बड़े वाले जो ग्रुप हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो सबसे नीचे आ गया एनर्जी में एंटी। फिर 60 डिग्री पे घुमाया आपने तो क्या है, एक्लिप्स्ड, कौन सा, पार्शियली। फिर 60 डिग्री पे घुमाया तो आया गॉश। फिर 60 डिग्री पे घुमाया, अब आ गया फुल्ली एक्लिप्स्ड, सबसे हाई एनर्जी तो सबसे कम स्टेबल। फिर 60 डिग्री पे फिर गॉश, फिर 60 डिग्री पे फिर पार्शियली एक्लिप्स, फिर जाके फिर एंटी। तो ऐसे ये सीक्वेंस चलता है एनर्जी बैरियर का। तो पॉज द वीडियो हियर और एक बार इसको अच्छे से देख लो, समझ लो और नोट कर लो, ठीक है। अब अगर हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है यहां पे वो एंटी है, एंटी के बाद है गॉश, गॉश के बाद एक्लिप्स 1, तो इसको हम लिख लेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, और लास्ट में आ जाएगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो ये हो गया कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एंड थर्ड कार्बन। क्लियर।